Hey aspirants, welcome to my channel Winter Studies. My name is Jeet Diwan and the subject of modern history and the topic of lecture 18th century. The topic is मुग़ल साम्राज्य का पतन। तो दोस्तों, आज हम इस टॉपिक के द्वारा मुग़ल साम्राज्य का पतन के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और समझिए हर एक सेगमेंट को, हर एक बातें को अच्छे से समझिए। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मुग़ल साम्राज्य का पतन, हेडलाइन डाल दीजिएगा दोस्तों। महान मुग़ल साम्राज्य करीब 2 सदियों तक अपने समय के अन्य साम्राज्यों के लिए ईर्ष्या का विषय था। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान मुग़ल साम्राज्य का पतन और विघटन हो गया। मुग़ल बादशाहों ने अपनी सत्ता और महिमा खो दी और उनका साम्राज्य दिल्ली के इर्द गिर्द ही कुछ वर्ग तक मील तक सीमित रह गया। अंत में 1803 में दिल्ली पर भी ब्रिटिश फौज का कब्जा हो गया तथा पृथ्वी मुग़ल बादशाह एक विदेशी ताकत का पेशवायुक्त होकर रह गया। साम्राज्य की एकता और स्थिरता औरंगजेब के लंबे और कठोर शासन के दौरान डगमगा गई। फिर भी उनकी अनेक नुकसानदेह नीतियों के बावजूद 1707 में उसकी मौत के समय मुग़ल प्रशासन काफ़ी कुशल तथा मुग़ल फौज काफ़ी ताकतवर थी। इसके अलावा देश में मुग़ल राजवंश की इज्जत भी कायम थी दोस्तों। औरंगजेब की मौत होने पर उसके तीनों बेटों के बीच गद्दी के लिए संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में 65 वर्षीय बहादुर शाह विजयी रहे। वह विद्वान, आत्मगौरव से परिपूर्ण और योग्य था। उसने समझौते और मेल मिलाप की नीति अपनाई। इस बात के सबूत मिलते हैं कि औरंगजेब द्वारा अपनाई गई संकीर्णतावादी नीतियां तथा कदमों में कुछ को उसने बदल दिया। उसने हिंदू सरदारों और राजाओं के प्रति अधिक सहिष्णुतापूर्ण रुख अपनाए। उसने शासनकाल में मंदिरों को नष्ट किया गया। आरंभ में उसने आमेर और मारवाड़ा, जो कि जोधपुर में के राजपूत राज्यों से पहले से अधिक नियंत्रण रखने की कोशिश की। इस उद्देश्य से उसने आमेर की गद्दी पर जय सिंह को हटाकर उसके छोटे भाई विजय सिंह को बिठाने की और मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को मुगल सत्ता की अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की दोस्तों। उसने आमेर और जोधपुर शहरों में फौजी डेरा जमाने की कोशिश भी की थी, किंतु इसका कड़ा प्रतिकोप हुआ। शायद इसी वजह से उसे अपनी गलत कार्रवाइयों का एहसास हुआ। उसने दोनों राज्यों से तुरंत ही समझौता कर लिया। वैसे समझौता उदारपूर्ण नहीं था। राजा जयसिंह और राजा अजीत सिंह को अपने राज्य तो फिर से मिल गया, परंतु उच्च मजबूत तथा मालवा और गुजरात जैसे महत्वपूर्ण सूबों के सूबेदारों के ओहदे की उनकी मांग नहीं मानी गई। मराठा सरदारों के प्रति उसकी नीति ऊपरी तौर पर ही मेल मिलाप की थी। उसने उन्हें दक्कन की सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार दे दिया दोस्तों, मगर चौथ का अधिकार नहीं था, इसलिए वे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुए। बहादुर शाह ने साहू को मराठा पर विधिवत राजा नहीं माना। इस प्रकार उसने मराठा राज्यों के ऊपर आधिपत्य के लिए ताराबाई और साहू को आपस में लड़ने के लिए छोड़ दिया। तो दोस्तों, नतीजा ये निकला कि साहू और मराठा सरदार असंतुष्ट रहे और दक्कन अवस्था का शिकार बने रहे। जब तक मराठा सरदार आपस में और मुगल सत्ता के खिलाफ लड़ते रहे, तब तक वह शांति और व्यवस्था फिर से कायम नहीं हो सकी। बहादुर शाह ने गुरु गोविंद सिंह के साथ मेल मिलाप के संबंध स्थापित किए, परंतु गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों ने पंजाब बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। तब बादशाह ने कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया और विद्रोहियों के खिलाफ अभियान का नेतृत्व किया। विद्रोहियों ने जल्द ही सतलुज और यमुना के बीच के लगभग सारे क्षेत्र पर नियंत्रण जमा लिया। इस प्रकार वे दिल्ली के बिल्कुल पड़ोस में पहुंच गए। यद्यपि बादशाह लोहगढ़ तथा अन्य महत्वपूर्ण सिख केंद्रों पर कब्जा जमाने में सफल हो गए, फिर भी सिखों को दबाया नहीं जा सका और 1712 में उन्होंने लोहगढ़ वापस ले लिया दोस्तों।
लोहागढ़ किला गुरु गोविंद सिंह ने अंबाला के उत्तर पूर्व में हिमाचल की तराई में बनाया था। बहादुर शाह ने बुंदेले सरदार छत्रसाल से मेल मिलाप कर लिया। छत्रसाल एक निष्ठावान सामंत बना रहा। बादशाह ने जाट सरदार चुरामन से भी दोस्ती कर ली। चुरामन ने बंदा बहादुर के खिलाफ अभियान में बादशाह का साथ दिया। बहादुर शाह के शासनकाल के दौरान प्रशासन की हालत और भी बिगड़ी। बादशाह द्वारा अंधाधुंध जागीरों देने और पनौती करने के लिए फलस्वरूप राजकीय वित्त की स्थिति पहले से भी खराब हो गई थी। शाही खजाने में 1707 में करीब 13 करोड़ रुपए की रकम रह गई थी दोस्तों। उसके शासनकाल में शाही खजाने में जो कुछ रकम बची थी वह खत्म हो गई थी। साम्राज्य जिन समस्याओं से घिरा था उनका समाधान बहादुर शाह टटोल रहे थे। समय मिलता तो शायद वह शाही किस्मत को फिर जगा पाते, पर दुर्भाग्यवश 1712 में उनकी मौत ने साम्राज्य को एक बार फिर गृह युद्ध में फंसा दिया। इस गृह युद्ध और बाद में उत्तराधिकारी संबंधी लड़ाइयों के दौरान मुगल राजनीति में एक नया तत्व आ गया। पहले सत्ता के लिए संघर्ष सिर्फ शाहजहां के बीच होते थे तथा सामंत प्रत्याशियों की गद्दी हथियाने में मदद देते थे, परंतु जब महत्वाकांक्षी सामंत संत के सीधे दावेदार बन गए और गद्दी हथियाने के लिए शहजादों का इस्तेमाल व महज कठपुतली के रूप में करने लगे, तो बहादुर शाह की मौत के बाद जो गृह युद्ध हुआ उसने उसका एक कम काबिल बेटा जहांगीर शाह विजय रहा, क्योंकि उसे उस समय के सबसे शक्तिशाली सामंत जुल्फिकार का समर्थन मिला। जहांगीर शाह एक कमजोर और पतिल शाहजहां था। उसने श्रद्धाकार बड़प्पन और शिष्टाचार की कमी थी। जहांगीर शाह के शासनकाल के प्रशासन वस्तुत अत्यंत योग्य और कर्मठ जुल्फिकार के हाथों में था। जुल्फिकार वजीर बन गए थे। उसका ख्याल था कि दरबार में अपनी स्थिति को मजबूत बनाने तथा साम्राज्य को बचाने के लिए जरूरी है कि राजपूत राजाओं तथा मराठाओं सरदारों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध कायम किए जाए और हिंदू सरदारों के साथ आमतौर पर मेल मिलाप हो। इसलिए उसने तेजी से औरंगजेब की नीतियां बदल दी, गणित जजियों को ख़त्म कर दिया। आमेर के जय सिंह को मिर्जा राजा सवाई की पदवी दी गई और उन्हें मालवा का सूबेदार बना दिया गया। मारवाड़ के अजीत सिंह को महाराजा की पदवी दी गई और गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया गया। जुल्फिकार ने पहले की उस गैर सरकारी व्यवस्था की पुष्टि कर दी जो दक्कन में उसके सहायक दाऊद खां पन्नी ने 1711 में मराठा राजा साहू के साथ में की थी। इस व्यवस्था में अनुसार मराठा शासन को दक्कन की चौथ और वहाँ के संदेशमुखी इस शर्त पर दी गई कि उनकी वसूली मुगल अधिकारियों करेंगे। फिर मराठा अधिकारियों को दे दिया। जुल्फिकार ने चुरामन जाट और छत्रसाल बुंदेला के साथ भी मेल मिलाप कर लिया। केवल बंदा और सिखों के प्रति उसके दमन की नीति जारी रही। जहागीरों और ओहदा की अंधाधुंध वृद्धि पर रोक लगाकर जुल्फिकार ने साम्राज्य की वित्तीय हालत को सुधारने की कोशिश की। उसने मजदूरों को अधिकृत संख्या में फौज रखने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। उसने गलत प्रवृत्ति हजार को बढ़ावा दिया, जैसे टोडरमल की भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत था। उसी तरह निश्चित दर पर वह भू राजस्व वसूल करने के बदले सरकार ने इजारेदारों और बिचौलियों के साथ वह करार करना आरंभ कर दिया गया कि वे सरकार को एक निश्चित मुद्रा राशि दे, मगर किसानों से जितना लगाम वसूल कर सकते थे उतना करने के लिए उन्हें आज़ाद छोड़ दिया गया। इससे किसानों को उत्पीड़ना बढ़ी। अनेक शाही सामंतों ने जुल्फिकार खां के विरुद्ध षड्यंत्र किया। इससे भी बुरी बात यह हुई कि बादशाह ने उसे अपना विश्वास और सहयोग पूरी तरह नहीं दिया। बेईमान कृपतकाल लोगों ने जुल्फिकार खां के खिलाफ बादशाह के कान भरने शुरू कर दिए दोस्तों। उसे कहा गया कि उसका वजीर बहुत ही ताकतवर है और महत्वाकांक्षी भी होता जा रहा है और वह खुद बादशाह का तख्त पलट कर सकता था। कायम बादशाह की
हिम्मत नहीं हुई कि ताकतवर वजीर को बर्खास्त कर सके, मगर उसने गुप्त रूप से वजीर के खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। स्वस्थ प्रशासन के लिए इससे बढ़कर विध्वंसकारी कार्य और कुछ नहीं हो सकता था। जहांगीर शाह का यथहीन शासन जल्द ही जनवरी 1713 में आगरा में उसने अपने भतीजे फारुखशियार के हाथों हार जाने पर समाप्त हो गया। फारुखशियार को अपनी जीत सैयद बदुओ, अब्दुल खां और हुसैन अली खां बारा के कारण मिली। इसलिए अब्दुल खां को वजीर का पद और हुसैन अली खां को मीर बख्शी का ओहदा मिला। वहाँ पर जल्द ही राजकाज में दोनों भाइयों का बोलबाला हो गया। फारुखशियार ने शासन करने की क्षमता नहीं थी। वह कायर, क्रूर और अधिवशनीय और बेईमान था। इसके अलावा वह नालायक, मुंह लगे लोगों तथा चापलूसों के असर में आ जाता था। अपनी कमजोरियों के बावजूद फारुखशियार सैयद बदुओ को बेरा कुटुम काम करने देने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि वह अपनी व्यक्तिगत संता कायम करना चाहता था। दूसरी ओर सैयद बदुओ का पक्का विश्वास था कि केवल उसके हाथों में वास्तविक सत्ता आने तक बादशाह ने नाम मात्र के शासन होने पर ही प्रशासन ठीक ढंग से चलाया जा सकता है, साम्राज्य का अपकर्ष रोका जा सकता है और उनकी अपनी स्थिति सुरक्षित नहीं रखी जा सकती। इस तरह बादशाह फारुखशियार और उसके वजीर तथा मीर बख्शी के बीच सत्ता के लिए एक लंबा संघर्ष आरंभ हो गया। सालों तक कुश्तन बादशाह ने दोनों भाइयों को उखाड़ फेंकने के लिए एक षड्यंत्र किया, मगर हर बार असफल रहे। आखिरकार सैयद बदुओ ने 1719 में उसे गद्दी से उतार दिया और मार डाला। उसकी जगह उन्होंने बड़ी जल्दी बारी बारी में से 2 युवा शहजादों को गद्दी पर बिठाया जो स्त्री रोगों से मर गए। जब सैयद बदुओ ने 18 वर्षीय मोहम्मद शाह को हिंदुस्तान का बादशाह बनाया, फारुखशियार के तीनों उत्तराधिकारी सैयद बदुओ के हाथों में कठपुतली मात्र थे। यहाँ तक कि लोगों से मिलने जुलने और घूमने फिरने की उनकी व्यक्तिगत आज़ादी पर भी नियंत्रण लगा दिया। इस प्रकार दोस्तों 1713 से 1720 में उन्होंने उखाड़ फेंके जाने तक राजकीय प्रशासन से सैयद बदुओ की चलती रही। सैयद बदुओ ने धार्मिक सहिष्णुता गुर की नीति अपनाई। उनका विश्वास था कि देश के राजकाज में हिंदू सरदारों और सामंतों को मुसलमान सामंतों के साथ मिलकर ही हिंदुस्तान का शासन सुव्यवस्थित रूप से चल सकता है। उन्होंने राजपूतों, मराठा और जाटों के साथ मेल मिलाप कर उनका इस्तेमाल फारुखशियार और प्रतिबद्ध सामंतों के खिलाफ करने की कोशिश की। उन्होंने फारुखशियार के गद्दी पर बैठने की जलिया को तुरंत ख़त्म कर दिया। इसी प्रकार कई जगह में तीर्थयात्री पर जो टैक्स हटा दिया गया, जिसे पिलग्रिम टैक्स भी कहा जाता था उस समय। उन्होंने मारवाड़ के अजीत सिंह, आमेर के जय सिंह तथा उनके राजपूत राजा कुमारों के प्रशासन में प्रभावशाली ओहदे देकर अपनी ओर मिला लिया। उन्होंने जाट सरदार चुरामन के साथ दोस्ती कर ली। अपने प्रशासन के बाद के वर्षों में राजा साहू का स्वराज तथा दक्कन के 6 प्रांतों की जोत और सरदेशमुखी वसूल करने का अधिकार देकर उनके साथ समझौता कर लिया। बदले में साहू उन्हें 15,000 घुड़सवार के द्वारा दक्कन में समर्थन देने को तैयार हो गए। सैयद बदुओ ने बगावत को दबाने के लिए साम्राज्य और प्रशासनिक बिखराव से बचाने के लिए जोरदार प्रयास किया। इन कार्यों में मुख्य रूप से वे इसलिए विफल रहे कि उन्हें निरंतर राजनीतिक, प्रतिनिधित्व झगड़ों और दरबारी षड्यंत्रों का सामना करना पड़ा। शासन क्षेत्रों में निरंतर चलने वाले वैमन ने प्रशासन को सभी स्तरों से अव्यवस्थित ही नहीं किया बल्कि ठप भी कर दिया। राज्य की वित्तीय स्थिति तेजी से खराब हो गई क्योंकि जमींदारों और बगावती तत्वों ने भू राजस्व अदा करने से इनकार कर दिया। अफसरों ने राजकीय आमदनी का गबन कर लिया। इजारा व्यवस्था के प्रसार के कारण केंद्रीय आय कम हो गई। फलस्वरूप अफसरों और सैनिकों की तनख्वाहें नियमित रूप से नहीं दी जा सकी। फलस्वरूप सैनिकों में अनुशासनहीनता फैल गई, यहाँ तक कि वे विद्रोह करने लगे।
यद्यपि सैयद बद्दुओं ने सभी प्रकार के सामंतों से मेल मिलाप और दोस्ती करने की जोरदार कोशिश की, लेकिन निज़ाम उल मुल्क और उसके पिता के रिश्ते के लिए भाई मोहम्मद अमी खान के नेतृत्व के सामंतों का एक शक्तिशाली गुट उनके खिलाफ षड्यंत्र करने लगा। वे सामंत दोनों भाइयों से उनकी बढ़ती हुई ताकत के कारण ईर्ष्या करते थे। फारुखशियार के गद्दी से हटाए जाने और मार दिए जाने से उनके सामंत भयभीत हो गए थे। अगर बादशाह को मारा जा सकता है तो सामंतों के लिए क्या सुरक्षा है। इसके अतिरिक्त बादशाह की हत्या ने दोनों भाइयों के खिलाफ जनता में घृणा की और एक लहर पैदा कर दी। लोग उन्हें विश्वासघाती के रूप में देखने लगे और नमक हराम कहने लगे। औरंगजेब के ज़माने में उनके सामंत भी सैयद बद्दुओं की राजपूत और मराठा सरदारों के साथ दोस्ती तथा हिंदुओं के प्रति उदार नीति को नापसंद करने लगे। इन सामंतों ने घोषणा की सैयद बंदू मुगल विरोधी और इस्लाम विरोधी नीतियों अपना रहे। अंततः उन्होंने मुसलमान सामंतियों में जो धर्मांतर थे उन्हें सैयद बद्दुओं के खिलाफ उभारने की कोशिश की। सैयद बद्दुओं ने विरोधी सामंतों को बादशाह मुकद शाह का समर्थन दिया। वह दोनों भाइयों ने नियंत्रण से अपने को मुक्त करना चाहते थे। वे 1720 में छोटे भाई हुसैन अली खां को धोखे से मारने में सफल हो गए दोस्तों। अब्दुल खां के मुकाबला करने की कोशिश की मगर आगरा के पास उसे हरा दिया गया। इस प्रकार मुगल साम्राज्य को सैयद बद्दुओं का आधिपत्य खत्म हो गया, जो भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाले के नाम से जाने जाते थे। इसी के दौरान ये हमारा लेक्चर यहाँ पर समाप्त होता है। हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे मोहम्मद शाह के बारे में कि उनकी 3 साल कैसे व्यतीत हुए। तो दोस्तों इस लेक्चर को, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।